ठीक है। सो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने जो चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशन जो होती है, और होल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो दोनों के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया था। ठीक है। एक आपका इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक्सप्रेशन आ गया था विच इज द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, और दूसरा आ गया था नंबर ऑफ द होल्स इन द वैलेंस बैंड। और देन उसके बाद हमने बोला था कि जो n है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स, ये दोनों सेम होते हैं, और उसको हमने एक कॉमन नाम दे दिया था ni विच इज द इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो हमने क्या किया था कि जो n है और जो p है, अगर वो दोनों सेम है तो ni किसके इक्वल होगा, we just took an geometrical mean of these two numbers। ठीक है। और वो ज्योमेट्रिकल मीन ऑब्टेन करके हमने वैल्यू निकाल के रख लिया था। ठीक है, कि ये जो है ये इंट्रिंसिक को रिप्रेजेंट करेगा। और वहां पे हमने ये पता कर लिया था कि जो, हाँ जी प्लीज, जो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी बैंड गैप। ठीक है, एंड टेम्परेचर। और टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस था। एक उसका T⁻³ 3/2 वाला फैक्टर आ रहा था, एंड देयर वाज अनदर फैक्टर विच इज इन एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल Eg/kT करके था। ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है विच इज द फर्मी लेवल इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इतना मोटा ठीक है। सेम फर्मी लेवल हमें पता है कि दिस इज द लेवल बिलो विच ऑल द लेवल्स आर फिल्ड और अबव विच ऑल द लेवल्स आर एम्प्टी। ठीक है, अगर टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कोई फाइनाइट वैल्यू हो गया, फिर हमने क्या बोल दिया था, डेफिनेशन रिवाइज हो गई थी कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन फर्मी लेवल इज 50%, हाफ हो गया था। ठीक है, वो एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी ऑब्टेन किया हुआ है। तो अब हमें पता है n जो है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो किसके इक्वल था, Nc एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EC माइनस EF/kT। ठीक है, और जो P है वो किसके इक्वल था, NV एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EF माइनस EV/kT। ठीक है जी। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वल रख दूं तो कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि n और p हमें पता है कि दोनों सेम होते हैं। सो लेट्स टेक n इज इक्वल टू p। अब दोनों इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो Nc एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EC माइनस EF/kT इज इक्वल टू NV एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EF EV/, आ जाएगा KT। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जो NC है उसको इधर नीचे ले जाता हूं एंड देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर एक्सपोनेंशियल का लॉग लेंगे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। सो हमारे पास आ गया माइनस ऑफ EC माइनस EF/kT। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या था, NV/NC था, तो उसका लॉग लेंगे वो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ NV/NC। अब लॉग में हमें पता है कि अगर दो टर्म का प्रोडक्ट हो तो वो क्या हो जाता है, सम हो जाता है। ठीक है, सो पहली टर्म आपके पास ये आ गई लॉग NV/NC, प्लस दूसरी टर्म जो है वो अगेन लॉग इनटू एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। सो हमारे पास आ गया माइनस ऑफ EF माइनस EV/kT। ठीक है, अब KT का अगर एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस EC प्लस EF इज इक्वल टू KT लॉग NV/NC माइनस EF
प्लस ईवी। ठीक है जी, ईएफ वाली जो टर्म है वो एक साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं, दूसरी साइड पे रह गया, क्योंकि हमें फर्मी लेवल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लोग नॉर्मली लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं। सो हमारे पास क्या आ गया, एक ये था, और जब ये इधर आएगा दोनों ऐड हो जाएंगे। सो वी विल गेट दी 2 EF इज इक्वल टू EC प्लस EV प्लस KT log ऑफ NV बाई NC। ठीक है, ये जो 2 है इसको भी मैं खत्म कर देता हूं, सो दिस विल बी डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई। ठीक है, सिंपल है। अब NC और NV की वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, सो हमने वो वैल्यूज लिख लेते हैं। सो NC इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई ME स्टार KT by H square raised to power 3/2, and NV is equal to 2 into 2 pi MH star KT by H square raised to power 3/2। नींद आ रही है, कुछ चुटकुले आ रहे हैं। ये कौन है जो नीचे घुसा हुआ है? ठीक हो गया है जी, कोविड हो गया। इधर आके बैठ, सबसे 6 फीट अलग हो। ठीक है जी, सो ये हो गया। अब इसमें अगर NV बाई NC निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बाकी सब टर्म कॉमन है, सिर्फ फर्क क्या है, MH और ME का फर्क है। ठीक है, सो MH बाई ME स्टार रेज टू पावर 3/2। तो ये जो नंबर है, लेट्स पुट दिस इक्वेशन एज द इक्वेशन नंबर 1 एंड यूज इन इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया जी, स्टार है भाई, स्टार है, गंदा स्टार है लेकिन स्टार है। ठीक है, लेक्चर कम लगाए हुए हैं, आई समझ में। अगर लगाए होते तो पहले पता चल जाता है कि ये सर का स्टार होता है। सो EF जो है ये किसके इक्वल हो गया, EC प्लस EV बाई 2 प्लस KT बाई 2 इंटू log ऑफ MH स्टार बाई ME स्टार रेज टू पावर 3/2। ठीक है जी, अब जो पावर होती है लॉग में वो भी सामने आ जाती है ना। एंड इसने एक माइनस साइन भी ऐड कर दिया, विच इज नॉट वेरी ऑब्वियस कि कोई उसका जरूरत है या नहीं है, लेकिन लेट्स जस्ट मेक इट सिमिलर टू दी जो बुक में दिया हुआ है ना, सो दैट कि हमारे लिए इजी हो जाए। सो 3/4 KT, अच्छा सॉरी यार, मोइन बेचारा वेट करे जा रहा है। ठीक है, सो ये हो गया 3/4 KT log ऑफ ME स्टार डिवाइड बाय MH स्टार। ठीक है, माइनस साइन कहां से आया, क्योंकि मैंने जो MH और ME था उसको इंटरचेंज कर दिया। अब ये जो है ये मेरा फर्मी फंक्शन के फर्मी लेवल के लिए एक्सप्रेशन आ गया कि फर्मी लेवल जो होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बात ये ज्यूम कर रहा हूँ कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास है और जो होल का इफेक्टिव मास है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, ME स्टार इज इक्वल टू MH स्टार। ठीक है, तो लॉग वाली टर्म का क्या बनेगा, फिर 0 हो जाएगा ना, क्योंकि log 1 इज 0। सो हमारे पास क्या हो गया, E फर्मी इज इक्वल टू EC प्लस EV बाई 2।
ठीक है जी। सो यहां से हमें क्या समझ में आ गया कि ये आपका दो बैंड्स हैं, एक वैलेंस बैंड हो गया, एक कंडक्शन बैंड हो गया। दिस इज ईसी, दिस इज ईवी। ठीक है, तो जब फर्मी लेवल जो होगा वो क्या होगा, ईसी और ईवी के बिल्कुल मिडल में पड़ा होगा। ठीक है, एवरेज निकला है ना दोनों का, तो समवेयर हियर बीच में एक सेंटर पे वैल्यू आएगी विच विल बी दी ई सर। ठीक है, इस बार जो सीएससी का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, क्योंकि सीएससी और आपका जो सिलेबस है वो काफी मिलता है। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन प्रूफ था कि प्रूव दैट की फर्मी फंक्शन लाइज इन द मिडल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो ये प्रूफ करना। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद, हाँ जी भाई मैं बोल रहा हूं कि सीएससी के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, यही जो अभी हमने किया है कि फर्मी शो दैट की फर्मी फंक्शन लाइज इन द मिडल ऑफ कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन करके बताना था। हाँ जी, क्लियर है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा मैं और इंटरचेंज कर सकता हूँ, वो क्या है कि मैंने क्या किया, ई सॉरी ईसी माइनस ईवी कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, मैंने बेसिकली एक ईवी बाई टू से ऐड कर लिया और एक ईवी बाई टू से माइनस कर दिया। ठीक है, तो माइनस वाला यहाँ पे हो गया और प्लस वाला एक हाफ मेरे पास पहले था, हाफ और आ गया। सो टोटल कितना हो गया, ईवी। क्लियर है। सो ईसी माइनस ईवी कितना होता है, ईजी बैंड गैप। सो हमारे पास क्या आ गया, पर ईवी प्लस ईजी बाई टू इज इक्वल टू फर्मी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आ गया, हाँ इतना गंदी शेप तो नहीं बनानी थी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आ गया कि दिस इज ईवी। ठीक है, और ये जो है ये कितना है, ईजी। ठीक है, ईवी में अगर हम लोग ईजी का हाफ ऐड कर देंगे, बैंड गैप का हाफ ऐड कर देंगे, तो आपका फर्मी एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, सो वो हमने पहले बात कर लिया है कि वो मिडल में लाई करता है, उसी को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पहला क्वेश्चन ही आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या है हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या होगा, हाँ जी उसमें क्या करना है, कहाँ पे, यहाँ पे, इस नंबर पे, यहाँ पे क्या करते, ठीक है जी, क्लियर है ये बात। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा छोटे छोटे से टॉपिक करते हैं देन। किसका जी, कोई एक लेक्चर रह गया, मैं भेज देता हूँ, कोई बात नहीं। एक्चुअल में लोगों के अकॉर्डिंगली वीकेंड फ्री होता है, मेरा वीकेंड बहुत बिजी होता है। किस में, जो ये पीडीएफ की बात कर रहे हो ना, मिल जाएंगे, है क्वेश्चन लैंड में, क्वेश्चंस होंगे यही पूछ रहे ना, हाँ है। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ विथ टेम्परेचर। ठीक है, हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू एन आई म्यू इलेक्ट्रॉन म्यू होल एंड
ठीक है, एन म्यू ई करके जो फॉर्मूला हमने obtain किया था वही फॉर्मूला हमने यूज किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनका एन आई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाकी सब वही रहेगा। सो एन आई की वैल्यू जो है वो हमने ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, वो किसके इक्वल था, रूट ऑफ एन सी एन वी, उसके बाद ई हो गया म्यू ई प्लस म्यू एच, एंड लास्ट में आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई जी बाई 2 kT। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो सामने वाला नंबर है इसको मैंने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया, लेट्स टेक इट सिग्मा नॉट। ठीक, सो हमारा क्या हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई जी बाई 2 kT। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये आपका बता रही है कि कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है ना। अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करने के लिए, या एक बात तो हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ पे दो फैक्टर्स पे कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है, एक बैंड गैप पे डिपेंड कर रही है, दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। अगर बैंड गैप बड़ा होगा कंडक्टिविटी कम होगी, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि वो इनवर्स में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड पे लॉग ले लिया मैंने, तो मेरे पास हो गया लॉग ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट माइनस ई जी बाई 2 kT। ठीक है, अब ये जो है इसको मैं इक्वेट कर लेता हूं, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे 1-to-1 कोरिलेशन लिख लेते हैं। सो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सिग्मा, x इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, स्लोप m जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ई जी बाई 2k, और जो c है दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, सो इट विल बी दिस एंड लॉग ऑफ सिग्मा। कैसी स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसी होगी या ऐसी होगी, फॉलिंग होगा या राइजिंग होगा, टेम्परेचर के साथ अगर 1/t है, ठीक है, तो 1/t का मतलब क्या है कि दिस साइड इज लो टेम्परेचर एंड दिस साइड इज हाई। ठीक है, और कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर के लिए हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाँ जी, हाई टेम्परेचर के लिए ज्यादा होगा। सो सिंपल सी बात है, हाई टेम्परेचर के लिए ज्यादा आएगा, लो टेम्परेचर के लिए कम हो जाएगा। सो अवर कंडक्टिविटी विल बी फॉलोइंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसमें ये जो स्लोप होगी इसका दैट विल बी एम। यहां से भी समझ आ रहा है कि स्लोप के सामने एक नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव से मतलब क्या है कि ये फॉल करेगा, राइज नहीं करेगा। अगर पॉजिटिव स्लोप है तो राइज करेगा। ठीक है, उसको हमने फिजिक्स वाइज भी समझ लिया कि अगर कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ ज्यादा होनी चाहिए, तो जिस साइड पे ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, और जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे कंडक्टिविटी भी कम होगी। क्लियर है, अब स्लोप पता चल गया। और इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट किस साइड का होगा, लॉग वाला होगा। ये वाला जो इंटरसेप्ट है दैट विल टेल अस द वैल्यू ऑफ लॉग सिग्मा। ठीक है, जो कांस्टेंट है वो भी इवैल्यूएट किया जा सकता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब सेम चीज जो है वो हम लोग रेजिस्टिविटी के लिए भी कर सकते हैं। 4 प्रोब वाला एक्सपेरिमेंट किसे मिला था, 4 प्रोब वाला एक्सपेरिमेंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। ठीक है, बाकियों ने भी करना है, वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि ये लोग जो हैं दे आर गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, है ना, तो इनके लिए थोड़ा ज्यादा सीरियस काम है। सो हम लोग कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ठीक है जी, बैंड गैप फाइंड आउट करने के लिए। सो कंडक्टिविटी के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था
सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट ई रेज टू पावर माइनस Eg/2kT। ठीक है जी। अब अगर मैंने रेजिस्टिविटी के लिए करना हो तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी होता है ना। सो रो आई विच इज रिप्रेजेंटिंग द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा नॉट को मैंने रो नॉट लिख लिया, और जो मेरा एक्सपोनेंशियल में टर्म है वो क्या हो गया, ई रेज टू पावर Eg/2kT। ठीक है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने ना अभी तक। अच्छा, अब इसके बाद आप लोग यहां से अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप रेजिस्टिविटी से भी काम चला सकते हैं ना। सो अब अगर मैं log ऑफ रो आई कर दूं, दैट विल बी log ऑफ रो प्लस Eg/2kT। ठीक है, सो हमारे पास अगेन वही 1-to-1 कोरिलेशन आ जाएगा, है ना। सो एक साइड पे मैंने log ऑफ रो प्लॉट कर दिया और एक साइड पे 1/t प्लॉट कर दिया। ठीक है, सॉरी 1/t। तो अब ग्राफ कैसा आएगा, अब इंक्रीजिंग आएगा ना। तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। क्लियर है। अच्छा, अब 4 प्रोब एक्सपेरिमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। 4 प्रोब एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या करता है, वो रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिटरमिन करता है। ठीक है, कैसे करता है, जब आप एक्सपेरिमेंट में जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब उसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो एक पार्ट तो उसका ये है कि टू डिटरमिन दी वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी कहाँ से मिलेगी, ऑफ कोर्स हमें वोल्ट और करंट फाइंड आउट करना है ना, कि कितनी वोल्टेज अप्लाई पे कितना करंट फ्लो करेगा, वहां से हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगी, रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है। अच्छा, अब वो पता लग गया, लेकिन अब वो जो है सेमीकंडक्टर के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर वैल्यू है। ठीक जी, उसके बाद हमें टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन स्टडी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सैंपल है उसको किसी ओवन में रख देंगे। पहले एक टेम्परेचर पे वोल्टेज करंट नोट कर लिया, फिर उसको ओवन को हीट कर दिया, अब किसी दूसरे टेम्परेचर पे नोट कर लिया, तीसरे पे नोट कर लिया, एंड सो ऑन, 8-10 रीडिंग ले लिया। ठीक है जी, ये हो गया उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट 1 के वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो वहां से हमें समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ फॉल करती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी, विच इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। कोई नई बात नहीं है इसमें, लेकिन हमने उसको एक्सपेरिमेंटली विजुलाइज कर लिया कि हाँ ये हो रहा। अब उसका जो सेकंड पार्ट है, द सेकंड पार्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमिन द बैंड गैप ऑफ अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, यूजिंग 4 प्रोब मेथड। तो उसके लिए हमने टेबल वही है, एक रो मिल गया है, एक टी मिल गया है ना, जिससे आप वेरिएशन देख रहे हो। उसी रोज को हमने कैलकुलेट करना है, लॉग ऑफ रो, जो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, कैलकुलेटर पे हाथ चलाना बहुत आता है हमें। और जो टेम्परेचर है उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करके, केल्विन में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में कन्वर्ट करके 1/t कर लेना है। क्लियर है। तो वो जो है ऐसे करके ग्राफ आ जाएगा ना, लॉग ऑफ रो ऑन वाई एक्सिस एंड 1/t ऑन एक्स एक्सिस। ठीक, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया, उस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से आप स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे उठाओ, एक पॉइंट यहाँ पे उठाओ, इधर एक इसकी वैल्यू आ गई, एक इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज स्लोप। ठीक है, +1 +2 में ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं ये आप लोग। कहाँ से करोगे, वो भी किया जा सकता है। ठीक है, बट जो भी आपको स्लोप निकालना है। ठीक है, मेरा मेन मकसद यह है कि आपने यहाँ से वो पीआईटी बिल्डिंग के जो 6 नंबर रूम है, आपका लैब है, वहां तक जाना है। कोई इधर से घूम के चला जाए, कोई टाक शॉप पे 2 घड़ी रुक के चला जाए, कोई वेरका पे दूध पी के चला जाए, आई डोंट केयर। ठीक है, मेरा मेन मकसद यह है कि आपने वहां तक पहुंचना है। ठीक है ना। सो आई वांट कि आप स्लोप कैलकुलेट करो, जैसे मर्जी कैलकुलेट करो, आप थीटा फाइंड आउट करके कर लीजिए, आप 2 पॉइंट्स का x1 और y1 x2 y2 निकाल के वहां से कर लीजिए।
अब जब आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई, देन दिस स्लोप इज इक्वल टू Eg/2 kT, ठीक है, सॉरी नॉट T, इट इज 2K, ठीक है। सो बैंड गैप इज इक्वल टू 2K इंटू स्लोप। सो ये जो है ये आपके पास एनर्जी सॉरी बैंड गैप की वैल्यू आ जाएगी फॉर सर्टेन सेमीकंडक्टर। इजी है, ठीक है। तो साथ ही साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट का पार्ट भी कर रहे हैं, प्लस इसके बाद जो आपका यूनिट 4 है उसमें हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट भी है कि 4 प्रोब मेथड को यूज करते हुए रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करिए, ठीक है। सो मेन बात यह है कि हम लोग साथ ही साथ जो यूनिट 4 है वो भी कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट में हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे कि ये ऐसे था, ये ऐसे था, लेकिन अब मेजर पोर्शन इज गेटिंग कवर्ड। अच्छा, अब ये जो था यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुके हैं हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का एक, ऑफ कोर्स जब हमने किसी को छोड़ना होता है तो उस पर कुछ ना कुछ आरोप तो लगाने ही पड़ेंगे ना कि ये प्रॉब्लम्स है भाई, इस वजह से तेरे साथ मेरी नहीं बढ़ेगी। सिंपल सी बात है ना। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उससे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ इल्जाम जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे लगाने हैं, ठीक है, विच शुड बी ट्रू। ऐसा नहीं है कि झूठ बोल के बोल दो ना कि नहीं यार ऐसा है वैसा है, देयर शुड बी सम ट्रुथ इन दैट आल्सो ना। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका पहला जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो लो है, ठीक है। आप लोग टेम्परेचर को राइज कर रहे हो, कुछ थोड़े से आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट हो रहे हैं और उनकी वजह से कंडक्टिविटी हो रही है, ठीक है जी। सो इसका जो ओवरऑल क्या है कि इट हैज अ लो कंडक्टिविटी। सो लिमिटेशन ऑफ, लेट्स पुट द टाइटल आल्सो, क्योंकि बहुत लोग सोए हुए हैं, उन्होंने बाद में टाइटल देख के बुक में से देखना है कि क्या क्या है। ठीक है जी। सो पहली जो प्रॉब्लम है दैट इज लो कंडक्टिविटी, ठीक है। सो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में होती है, जो हमें शायद उससे ज्यादा कभी जरूरत पड़े, ठीक। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब दूसरा प्रॉब्लम जो है, जो हमने अभी तक बहुत बार बात कर भी चुके हैं, कि जो इसका कंडक्टिविटी है सिग्मा, दैट हैज t raised to power 3/2 and also has the exponential of minus Eg/2kT, ठीक है। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो डिपेंडेंस है टेम्परेचर पे, ठीक है। अब टेम्परेचर पे डिपेंडेंस जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था शायद एक लेक्चर में कि प्रॉब्लम कहां से आती है। अब सिंपल सा लॉजिक है कि आपने किसी एक सेमीकंडक्टर का कोई पीस ले लिया जिसमें करंट पास करना है, ठीक है, कोई भी एक डिवाइस है। अब उस डिवाइस में से आपने करंट पास करना है तो उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा ना कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो हमने उसको रूम टेम्परेचर पे रख लिया, 15-20 डिग्री टेम्परेचर हो गया ना उसका। अब उसमें से आपने वोल्टेज लगा दिया, करंट पास होना शुरू। अब जब वो करंट पास हो रहा है तो ऑफ कोर्स वो जो सेमीकंडक्टर है इट हैज सर्टेन रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि उसकी रेजिस्टेंस जीरो है ना। और रेजिस्टेंस अगर किसी मटेरियल में होती है तो हमें पता है कि इट हैज अ हीट, प्रोड्यूस अ हीट विच इज I स्क्वायर R इंटू टी। करंट जितना पास कर रहा है उस पर डिपेंड करती है जो हीट वो प्रोड्यूस करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है और कितनी देर के लिए आप पास करोगे, ठीक है। अगर आपने जो घर पे गीजर यूज करते हैं, अगर ज्यादा देर के लिए उसको ऑन रखोगे तो ज्यादा गर्म हो जाएगा वाटर जो है, अगर कम देर के लिए हीट रखोगे तो करोगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। प्लस करंट और रेजिस्टेंस पे उसकी डिपेंडेंस है। अब सिंपल सा बात क्या है कि आपने जो पीस था उसको रूम टेम्परेचर पे रख लिया, उसमें से करंट पास होना शुरू हो गया। लेकिन जब करंट पास होना शुरू होगा तो क्या होगा, साथ ही साथ हीट भी होना शुरू हो जाएगा ना।
रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग भी होगी। अब वो जो हीटिंग है वो क्या करेगी, उस टेम्परेचर को राइज करेगी। जो सैंपल पहले 20 डिग्री पे बैठा था अब वो 20 की जगह पे शायद 25 पे चला गया, बिकॉज ऑफ दिस हीटिंग जो आपने नहीं दे रहे, और आप उसको निकाल भी नहीं सकते, बाहर भी नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि वो अगर सैंपल के अंदर ही प्रोड्यूस हो रही है तो आपको उसको कैसे एकदम से बाहर निकाल दोगे। ठीक है, तो आप ऐसा भी नहीं कि वो हीट हो रहा है फटाफट उसमें कुछ डाल दिया या उसको कूल कर दिया किसी तरीके से। अब जो टेम्परेचर है वो 20 से बढ़ के 25 हो गया। ठीक है, हमने एक एग्जांपल किया था कि अगर 10 डिग्री राइज होता था टेम्परेचर में तो वहां पे जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर थे वो 3 गुना हो जाते। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को याद होगा। तो उससे क्या हुआ कि अब जब टेम्परेचर 5 डिग्री अगर राइज हो गया, अगर एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि 10 डिग्री राइज हो गया ना, तो हमारा जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है वो कितना हो गए, वो अगर पहले 10 थे अब 30 हो गए। ठीक है, 30 होने से मतलब क्या है कि उसकी कंडक्टिविटी और बढ़ गई। ठीक है, कंडक्टिविटी और बढ़ गई मतलब और करंट पास करेगा, और करंट पास करेगा तो उससे क्या हुआ कि ये जो आई है वो और बढ़ गया। ठीक है, और जल्दी से हीट होना शुरू हो गया, वो और जल्दी से हीट हुआ और जल्दी उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया। अब 30 से 40 हो गया, फिर 3 गुना जो है चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, है ना। तो ये प्रोसेस तो चलता ही जाएगा, कहीं रुकेगा ही नहीं। करंट बढ़ता जाएगा, चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये क्या होगा कि ये धीरे धीरे उस डिवाइस जो है जो भी आपने बढ़ाया हुआ उसका कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, उस मेल्टिंग पॉइंट को अचीव कर जाएगा, या वो जो सर्किट है उसका कोई करंट की कोई लिमिट होगी। ठीक है, तो वो लिमिट को अचीव कर जाएगा, तो हमारा जो सर्किट है वो सारा स्वाह हो जाएगा। ठीक है जी। तो सिंपल सा बात क्या है कि हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग कोई बहुत एक्सपेंसिव डिवाइस बनाएं और वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, खराब हो जाए। ठीक है, सो इस वजह से हम लोग ये नहीं चाहते। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो एक ह्यूमन टेंडेंसी से भी रिलेटेड है कि हम लोग जो भी चीज बनाते हैं हम लोग ये चाहते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, अब जब यहाँ पे इस सेमीकंडक्टर डिवाइस को आप बनाओगे तो उसकी कंडक्टिविटी हमारे हाथ में नहीं है ना। वो शुरू में तो आप थोड़ा कंट्रोल कर लोगे, लेकिन उसके बाद जब वो एक प्रोसेस स्टार्ट होगी तो फिर तो अपने आप राइज होते जा रही है ना। तो हम लोग नहीं चाहते कि ये अपनी मर्जी से बढ़ती जाए या कुछ भी होता जाए ना, इसको हम लोग उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये तीन जो प्रॉब्लम है, लो कंडक्टिविटी, then strong dependence on temperature, and third is uncontrolled behavior against the temperature, है ना। तो ये जो तीन है, ये तीन बड़े अच्छे से दोष है जिसकी वजह से हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को छोड़ सकते हैं कि भाग जाए यहां से, तू अच्छा बंदा नहीं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब एक चला गया तो वी हैव टू लुक फॉर समथिंग एल्स, है ना। कोई अल्टरनेट भी चाहिए उस चीज को, सो दैट कि हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व होता है। तो जो अल्टरनेट है दैट इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ कंट्रोल्ड वे से इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, और वो जो इम्प्योरिटी होगी दैट विल बी दी फैक्टर जो उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात क्या है कि हमारी प्रॉब्लम थी कि वो कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो हमने एक अपनी तरफ से वहां पे पर्सन इम्प्लांट कर दिया। अब वो जो है वो हमारे बिल्कुल अकॉर्डिंगली चल रहा है, तो हमारा वो जो पूरा डिवाइस है वो हमारे कंट्रोल में आ रहा है। ठीक है, तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर डोपिंग ऐड कर दी वी गेट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, तो डोपिंग जो है वो क्या करती है, वो किसी सेमीकंडक्टर को उसकी जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो खत्म कर देती है कंडक्टिविटी की। ठीक है, कैसे खत्म करेगी वो आने वाले 1-2 लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। ठीक, एंड जो मटेरियल हम लोग ऐड कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोपेंट। ठीक है, जो प्रोसेस है दैट इज डोपिंग, और जो मटेरियल ऐड करते हैं वो डोपेंट हो गए। ठीक है, डोपिंग और टर्म किस में यूज करते हैं, है?
स्पोर्ट्स मेडिकल में, है ना। तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि पर्सन की जो एक्टिविटी है या जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर कुछ बॉडी में इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं ना। सो बेस्ड अपॉन दैट 1-to-1 कोरिलेशन सा लग रहा है ना। तो यहाँ पे भी हमने सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दी सो दैट कि वो बेटर बिहेव करे, ठीक है। और यहाँ पे इम्प्योरिटीज जो ऐड होंगी वो क्या करेंगी, दे विल मेक द कंडक्टिविटी independent of temperature and will depend only on the voltage and the number of impurity atoms, ठीक है। कि आपने कितने impurity atom ऐड किए हैं उस पर डिपेंड करेगी, और वोल्टेज जो आपने अप्लाई किए हैं, और टेम्परेचर डिपेंडेंस जो हम लोग अनवांटेड फैक्टर हमने पिछली बार में डिस्कस किया था उसको रिमूव कर दे। अब इम्प्योरिटीज जो है वो दो तरह की ऐड की जा सकती है, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कहीं पे। सो कहाँ गया चला, ठीक है। सो दो टाइप का इम्प्योरिटी ऐड किया जा सकता है। एक हमारा होता है जिसमें ग्रुप 3 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल से ऐड करते हैं, और एक है जिसमें हम लोग ग्रुप 3, 4, 5 यार 15 क्यों बोले जा रहे हैं? ये 50 थोड़ी है, तो 5 है। अच्छा, आप बीच में वो 10 डी शेल वाले भी काउंट कर रहे हो ना, ठीक है। सो ग्रुप 3 वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, ठीक है। और ग्रुप 3 वाले एलिमेंट कौन से हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी, ठीक है जी। सो ये दो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। बेसिक आइडिया क्या है कि अगर आपने किसी एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करना है तो रिप्लेसमेंट में एक की रूल क्या होता है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक हाथी और एक चींटी को रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। वन एलिफेंट कैन रिप्लेस अनदर एलिफेंट, ठीक है। और एक मंकी जो है वो दूसरे मंकी को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अब अगर किसी जगह पे मंकी बैठा है तो उसकी जगह पे हम लोग एलिफेंट नहीं बिठा सकते, या किसी जगह पे एलिफेंट बैठा है वहां पे मंकी नहीं बिठा सकते, है ना, क्योंकि साइज नहीं होगा उतना। तो सेम चीज यहाँ पे है कि जो एटम है उसके ऑलमोस्ट सेम साइज का कोई और आइटम बैठ सकता है। सेम साइज क्या होगा? जिसमें एक कम हो या एक ज्यादा हो, ठीक है ना। अगर ज्यादा दूर चले जाएंगे तो उनका साइज चेंज कर जाएगा ना, ठीक है। सो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, आइदर ग्रुप 3 का और ग्रुप 5 का दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं जो इम्प्योरिटीज ऐड की जा सकती हैं, और वो दो के बेस पे ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इनको दो कैटेगरीज में या दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनाना शुरू कर देते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पी टाइप और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एन टाइप, ठीक है। सो पी एन जंक्शन जिनका एक्सपेरिमेंट है उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आना लग जाएगा। अच्छा, अब हम लोग इसका फायदा क्या है देन। फायदा अगेन वही कि जो पहले वाले प्रॉब्लम थी इसमें वो फायदा हो गया, है ना। तो पहली क्या है कि कंडक्टिविटी इज हाई। सो अब जो कंडक्टिविटी है वो नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स पे डिपेंड करती है। सो अगर आप हाई कंडक्टिविटी चाहते हो तो ज्यादा नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो हाई कंडक्टिविटी अचीव की जा सकती है। दूसरा हो गया कंडक्टिविटी कैन बी tailored to the desired value through the control of doping concentration, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आपको टेलर्ड मतलब क्या था, एक रेडीमेड सूट है और एक आपने टेलर किया है ना। तो रेडीमेड में आइदर जो आपका लेंथ होगा किसी में 32 होगा, 34 होगा, 33 नहीं मिल सकता क्योंकि वो कंपनी के स्टैंडर्ड्स हैं। और अगर टेलर मेड बनाना है तो हम लोग 33.234 जो भी हमारी इच्छा होगी उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो यहाँ पे वही है कि जो आपका सेमीकंडक्टर आप बना रहे हो वो काइंड ऑफ कंपनी से आने की वजह जगह पे आपने टेलर मेड कर लिया कि उसको जितनी कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए आप उतनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं जस्ट बाय वेरिंग दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग, ठीक है। अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा डोपिंग डाल दो, कम चाहिए तो कम डोपिंग डाल दो, ठीक है। मजाक बना लिया इन्होंने, ऐसे लग रहा है जैसे चाय बना रहे हो ना कि चीनी ज्यादा चाहिए 2 चम्मच डाल दो, कम चाहिए 1 चम्मच डाल दो, नहीं चाहिए ना डालो, है ना। सो वैसा हो गया। एंड देन द लास्ट
बट नॉट द लीस्ट इज कि कंडक्टिविटी जो है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। अच्छा, अब क्यों नहीं कर रही वो आएगा धीरे धीरे। यहां तक क्लियर है? पूछिए जी। बेटे बात ये है ना, जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, जो नीचे वाले एलिमेंट है उनमें सेमीकंडक्टर्स भी नहीं है ना? हाँ, हेलियम कितना ग्रुप है? मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, आप साइज जो है वो उसको ऐसे और ऐसे बढ़ते हुए और चेंज होते तो देख रहे हो, नीचे को भी जब जाएंगे तो चेंज होगा ना। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम दो सेमीकंडक्टर आपके पास ऑप्शन है ना, अब उसमें अगर आप नेक्स्ट ग्रुप का कोई एलिमेंट इधर ऐड करने की कोशिश करोगे तो दैट विल हैव अ डिफरेंट साइज। आई समझ में? तो इस वजह से वो वहां पे एडजस्ट नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। ये पीछे वाले बोल रहे हैं हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बातें कर रहे हैं, हम लोग अपनी कर ले हैं। इतने बोर हो गए? ठीक है, सो 5-7 मिनट रह गए, कर लो प्रकाश यार, आज सुबह भी नहीं तंग किया मैंने आपको। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग पहले बात करते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर या स्टैंडर्ड जो हमने पिक्चर ड्राइव किया था। ठीक है जी, ये पिक्चर याद है ना सबको? इंट्रिंसिक वाले में हमने बहुत बार पढ़ाई थी ये। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं इसमें, ये जो सिलिकॉन था इसको रिप्लेस कर दिया बाय फास्फोर्स। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं हो सकती ना। अच्छा, अब फास्फोर्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, अंदर वाले भूल जाओ, है ना। 5 हो गए। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनना है वो कितने का बनना है? 4 का। ठीक है, तो एक बेलड़ वहां पे बैठा है जिसके पास कोई काम नहीं है ना। सिंपल सी बात है, आप लोग 5 दोस्त है जिसमें से 4 काम कर रहे हैं, एक बेला बैठा है ना। अब वो जो बेला बैठा है, अगर वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वो घूमना फिरना शुरू कर देगा, अपना चार्ज जो है वो एक साइड से दूसरी साइड तक ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो हमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हमारे पास एक ऑलरेडी फ्री अवेलेबल था, और वो जो फ्री अवेलेबल इलेक्ट्रॉन था वो कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, और वो कंडक्ट करके हमारा कंडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब सिंपल सी बात यहां से समझ आ रही है कि जितने ज्यादा फास्फोर्स के एटम होंगे उतने ज्यादा वो वेलड इलेक्ट्रॉन बड़े होंगे हमारे पास। ठीक है ना, वेलड मींस फ्री वाले, पंजाबी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, अब बाकी सारे कोवेलेंट बॉन्डों को भी हमने डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमारा जो चार्ज ट्रांसपोर्टेशन है वो भी करे जा रहा है। ठीक है, हमारे लिए जैसे होता है ना, दोनों हाथ में बेनिफिट हो गया ना, ये भी फायदा ये भी फायदा कि बॉन्ड भी नहीं टूटा और हमारा जो है कंडक्टिविटी भी होना शुरू होगी। क्या बोलते हैं वो, सांप भी नहीं सांप नहीं सॉरी लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया, है ना। दोनों प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो। क्लियर है? सो यहां से हमें इतना समझ में आ रहा है कि अब ये जो कंडक्टिविटी है दैट हैज नथिंग टू डू विद टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर क्या था जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटते थे। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने की जरूरत ही कोई नहीं है, हमारे पास एक ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और हम लोग उस फ्री इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज अप्लाई करेंगे, एक साइड से दूसरी साइड पर जाना शुरू कर देगा, चार्ज कैरी होना लग गया, काम खत्म। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, एंड जितने नंबर ऑफ फास्फोरस एटम ज्यादा होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, एंड देन कॉरस्पॉन्डिंगली देयर विल बी मोर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो वो जो टेलर मेड कंडक्टिविटी वाला काम था वो हमें समझ में आ गया कि जितने हम लोग ऐड करेंगे फास्फोरस उतने कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर में हमने समझ लिया। अब इसको दूसरे स्ट्रक्चर में समझते हैं जिसमें हम लोग बैंड की फॉर्म में इसको बात करते हैं ना।
हमने जब भी इंट्रिंसिक में बात किया था तो एक ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड वाली फॉर्म में बात किया था और दूसरा किया था दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब जो आपने इम्प्योरिटी ऐड किया है क्योंकि वो सिंगल एटम है, ठीक है, तो वो बैंड नहीं फॉर्म करेगी, है ना, तो वो जो है वो सिंगल लेवल्स में ही रहेगी। ठीक, क्लियर है ना। बैंड्स कब बढ़ते हैं, जब बहुत सारे एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। बैंड थ्योरी का जो ओरिजिन था उसमें हमने यही समझा था। तो जब आपके पास इम्प्योरिटी जो है वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में है, ऑल्दो इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द कंडक्शन, लेकिन स्टिल बहुत थोड़ी क्वांटिटी में है। तो अब आपका एक फास्फोरस एटम और दूसरा फास्फोरस एटम एक दूसरे से दूर बैठे हैं, ठीक है, और जब वो दूर बैठे हैं तो वो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो दे आर स्टिल बिहेविंग एज इंडिविजुअल एटम्स। ठीक, तो हमारे पास एक लेवल आ गया विच वी कॉल एज दी डोनर लेवल, ईडी। ठीक है, और वो जो ईडी है उसकी पोजीशन जो है दैट इज जस्ट बिलो द कंडक्शन में। क्लियर है। अब अगेन अगर आपके पास 0 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, तो हमारे जो वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे। हाँ जी, हाँ जी प्लीज, क्या हो गया? अच्छा सॉरी यार। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं और ये जो आपका लेवल है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आल दो कि वो जो आपका कंडक्शन बैंड वाला लेवल है उसके बहुत नजदीक बैठे हैं, लेकिन अगर 0 केल्विन पे ही है तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर यहां से निकलने के लिए दरवाजा बहुत नजदीक भी है लेकिन हमारे पास हिम्मत ही नहीं है, ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा ना उठ के जाने के लिए। तो 0 केल्विन पे कोई कंडक्शन नहीं हो सकती। तो अगेन आपका जो 0 केल्विन होगा एट दैट टाइम इवन दीज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जिसमें आपने इंप्योरिटी ऐड कर भी दी है, दे विल नॉट कंडक्ट। ठीक है, तो उसमें कोई कंडक्शन नहीं होगा। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर राइज करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, इसको यहां से यहां पे जाने के लिए बहुत थोड़ी एनर्जी की जरूरत है। ठीक है जी, सो थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे जाना शुरू कर दें। ठीक है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते जाओगे यहां से जो डोनर लेवल है वहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते रहेंगे। ठीक है, और थोड़े से टेम्परेचर पे ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि अब जितने डोनर लेवल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे कंडक्शन लेवल में चले। ठीक है, सो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड है वो किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ द डोनर एटम्स एडेड। ठीक है, जितने भी डोनर एटम थे उन सब ने अपना इलेक्ट्रॉन जो था वो कंडक्शन बैंड को दे दिया कि जा भाई जाके वहां पे काम कर। ठीक है, उसके बाद फिर वही है कि वोल्टेज अप्लाई करोगे कंडक्शन हो जाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, वो क्लियर आपको है। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर और राइज करोगे तो आप सपोज कर लो कि टेम्परेचर इतना है कि एनर्जी यहां तक आ रहा है लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो कोई कंडक्शन पे करंट जो है कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे एंड दिस विल कंटिन्यू अंटिल टेम्परेचर रेज अप टू दिस पोजीशन। ठीक है ना, उसके बाद फिर यहां से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है दिस विल स्टार्ट मूविंग हियर। ठीक है, सो हमारा जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होगा वो क्या होगा, लेट्स सी आज का लास्ट ग्राफ। ओके ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लॉग ऑफ एन बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी जगह पे जो नंबर है वो बहुत बड़ा हो, ठीक है, 10⁻10 20 30 है ना, तो उसका जो ग्राफ होता है वो लॉग में थोड़ा इजी हो जाता है। सो इट इज जस्ट एज एन और कुछ नहीं है।
और इधर क्या है 1/t। सो 1/t से मतलब क्या है कि दिस साइड इज लो टेम्परेचर एंड दिस साइड इज हाई टेम्परेचर। क्लियर है? सो स्टार्टिंग में जब 0 केल्विन है, यहाँ पे कोई इंफिनिटी पे नंबर पड़ा है, तो उस टाइम पे n विल बी 0, log n विल बी माइनस इन्फिनिटी, भूल जाओ, है ना, कोई नंबर ही नहीं है। उसके बाद जब आपने टेम्परेचर राइज करना शुरू किया तो धीरे धीरे आपका ये जो हमने बात किया था यहाँ पे कि डोनर लेवल, अच्छा डोनर लेवल को डोनर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, ठीक है। सो इस वजह से इसको डोनर लेवल बोलते हैं। तो डोनर लेवल से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना शुरू हो गए, तो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है जी। सो एक पर्टिकुलर रीजन तक वो यहां से बढ़ना शुरू हुई, बढ़ती गई एंड देन उसके बाद एक टेम्परेचर ऐसा आ जाता है, लेट्स से दिस टेम्परेचर व्हिच वी, जिसके ऊपर जितने भी डोनर इलेक्ट्रॉन थे उन सॉरी डोनर एटम थे उन सब ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो अब और इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं आ सकता, जितने भी हमारे पास दानी लोग थे सबसे हमने पैसे ले लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास और कलेक्शन नहीं हो सकती, ठीक। तो इस वजह से हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्लैट हो गया, ठीक जी। अब नहीं बढ़ सकता, और वो फ्लैट काफी देर के लिए रहेगा अनटिल अनलेस कि हमारा टेम्परेचर जो है वो इतना बढ़ गया कि अब यहां से वेलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर दे, ठीक है। मतलब क्या है कि अगेन वही इंट्रिंसिक वाली कहानी याद कर लो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल प्रोड्यूस हो गया, वही हो रहा है ना यहाँ पे। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो कंडक्शन में एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया, प्लस होल भी एक क्रिएट हो गया वेलेंस में। जब तक डोनर से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था तब वेलेंस में कोई होल नहीं क्रिएट हो रहा था, वेलेंस जो था वो नॉर्मल बैठा था, ठीक है। सो इसके बाद ये फिर से राइज होना शुरू हो गया कि अब जो है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड टूटने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये जो है इसको अनदर रीजन ले लेते हैं, सो टी आई एंड दिस इज टी डी। सो 3 रीजन हो गए हमारे पास। रीजन 1 जिसमें डोनर से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना शुरू कर गए, अभी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग और जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनर एटम से ले सकते हैं। लेवल 2 हो गया जिसमें अब जो डोनर से जितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते थे वो सब कंप्लीट हो गए, हमारा सैचुरेशन आ गया कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं आ सकते। उसके बाद तीसरा लेवल आ गया जहां पे बेसिकली जो इंट्रिंसिक वाली कंडीशन थी, ठीक है, वो वापस आ गई। जब इंट्रिंसिक वाली कंडीशन वापस आएगी तो उसके वाली प्रॉब्लम्स भी वापस आएंगी, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस हो जाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता के छोड़ना हूं वो क्या है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि डिवाइस शुड बी ऑपरेटेड इन दिस रीजन, जो फ्लैट रीजन है जहां पे एन जो है वो कांस्टेंट होगा। और ये जो एन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ दी डोनर लेवल्स, डोनर एटम्स एडेड, ठीक है जी। अच्छा, आप लोग कभी भी घर पे कोई भी डिवाइस यूज करते हो, इवन आपका फोन जो है वो भी यूज करते हो, तो उसके पास भी एक ना ऑपरेटिंग टेम्परेचर की रेंज लिखी होती है, इतने से इतना, ठीक है। कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री से 40 डिग्री या 50 डिग्री के आसपास, है ना। वो क्या है? वो ये 2 टेम्परेचर रिप्रेजेंट करते हैं। कि डोनर लेवल पे से सारे इलेक्ट्रॉन वो ले ले, लेकिन इंट्रिंसिक जो काम है वो शुरू ना हो। आई समझ में ना? क्योंकि अगर डोनर लेवल से नीचे आप ऑपरेट करोगे तो आपका जो डिवाइस है उसमें अभी कैपेबिलिटी है कि वो और कंडक्टिविटी कर सकता है, लेकिन हम लोग उसको अंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई चीज अगर कोई पर्सन जो है वो 10 लोगों का काम कर सकता है, अगर हम लोग उसे 5 लोगों का काम करवा रहे हैं तो हम लोग उसको अंडर यूज कर रहे हैं। सो सेम चीज यहाँ पे है कि अगर वो ज्यादा कंडक्ट कर सकता है और हम लोग उसको टेम्परेचर की वजह से इस कंडीशन में यूज कर रहे हैं कि वो कम करे, कोई आगे कि हम लोग उसको कम यूज करें तो हम लोग उसको अंडर यूज कर रहे हैं, तो हम लोग वो नहीं चाहते। एट द सेम टाइम हम लोग ये भी नहीं चाहते कि वो इंट्रिंसिक रीजन में चला जाए, कि वापस फिर उसका जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस हो जाए और एकदम से वो बढ़ता जाए, हमारा डिवाइस खराब हो जाए, ठीक है। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशन टू ऑपरेट सम डिवाइस इज इन दिस रेंज, ठीक है। और इस दिस रेंज के भी हम लोग कोशिश करते हैं कि मिडल में लाई करें, है ना, कि अगर एक्सीडेंटली थोड़ा बहुत इधर उधर हो
तो हम लोग उस रेंज से बाहर ना निकले, ठीक है ना। अगर मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ के ऐसे ऐसे करना है तो इट विल बी बेटर है ना कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर ऐसे ऐसे करूँ, है ना, मुझे पता है मैं गिरूंगा नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा करूँ हो गया, आई समझ में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो डिवाइस है वो ऐसी सिचुएशन में रहे कि वो खराब ना। क्लियर है, ठीक है। इसके बारे में और भी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे कौन कौन लोग प्रेजेंट हैं? अटेंडेंस लगा दो भाई कोई जना है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटे कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर।